जय हिंद। सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसी इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर हम बात करेंगे प्राइमरी सक्सेशन के बारे में और पढ़ेंगे सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। इसके अलावा इकोलॉजिकल सक्सेशन के कुछ अदर टाइप्स भी हैं। इन अदर टाइप्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? अगर बेहद सिंपल तौर पे कहें तो प्लांट्स की और एनिमल्स की न्यूअर कम्युनिटीज जो हैं, प्लांट्स की और एनिमल्स की नई कम्युनिटीज जो हैं, वो ओल्डर कम्युनिटीज को रिप्लेस करती हैं, तो इसको क्या बुलाया जाता है? इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। जब प्लांट्स की और एनिमल्स की नई कम्युनिटीज जो हैं वो पुरानी कम्युनिटीज को रिप्लेस करती हैं, सक्सीड करती हैं, तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन बुलाया जाता है। बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन में रिप्लेसमेंट ऑफ वन वेजिटेशन कम्युनिटी इन अ गिवन हैबिटेट बाय अदर वेजिटेशन कम्युनिटी इज सीन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है कि एक वेजिटेशन कम्युनिटी जो है उसको रिप्लेस किया जाता है बाय द अदर वेजिटेशन कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इमेज है, इस इमेज को देखो। सबसे पहले है बेयर फील्ड। इस फील्ड के ऊपर कोई भी ना ऑर्गेनिज्म है ना कोई प्लांट वगैरह है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो बेयर फील्ड है इस पे कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने की शुरुआत करेंगे, कुछ कुछ प्लांट जो हैं, या फिर ये कहें कि ग्रास जो है वो डेवलप होने की शुरुआत करेगी। फिर धीरे धीरे ये जो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो कुछ कुछ वेजिटेशन है, इसको रिप्लेस करेंगे ग्रास लैंड्स। फिर ये जो ग्रास लैंड्स हैं, धीरे धीरे इनको भी रिप्लेस किया जाएगा ग्रास श्रब्स के द्वारा। फिर धीरे धीरे ये जो ग्रास श्रब्स हैं इनको रिप्लेस किया जाएगा पाइन फॉरेस्ट के द्वारा, और फिर अल्टीमेटली एक लंबा चौड़ा फॉरेस्ट इस एरिया में डेवलप हो जाएगा। ये जो न्यूअर कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओल्डर कम्युनिटीज को रिप्लेस कर रही हैं, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन बुलाया जाता है। एक सवाल ये आता है कि ये जो न्यूअर वेजिटेशन की कम्युनिटीज हैं, ये न्यूअर वेजिटेशन की कम्युनिटीज डेवलप किस तरीके से होती हैं, और इनके डेवलपमेंट के पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है कि जो ओल्डर कम्युनिटीज हैं अब उनके लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं रही हैं, और जो न्यूअर कम्युनिटीज हैं उनके लिए कंडीशंस फेवरेबल हो गई हैं। तो क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्लाइमेट के अलावा फिजियोग्राफी है, लैंडफॉर्म्स हैं, सॉइल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, फायर वगैरह, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यूअर वेजिटेशन कम्युनिटी। अच्छा, इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से ये जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये चेंजेस जनरली ज्यादा स्टेबल होते हैं और ज्यादा मिच्योर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो न्यूअर कम्युनिटी डेवलप हो रही है उसके लिए ज्यादा बेहतर कंडीशंस हैं, उसके लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस हैं। और अगर न्यूअर कम्युनिटी के लिए ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होंगी, तो ये जो न्यूअर कम्युनिटी डेवलप होगी ये ज्यादा स्टेबल होगी, ये ज्यादा मिच्योर होगी। ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। पूरे दुनिया में ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये देखने को मिलता है। ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जो न्यूअर कम्युनिटी डेवलप होती है उस न्यूअर कम्युनिटी की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो एनहेंस्ड होती है, वो ज्यादा होती है। बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो न्यूअर कम्युनिटी डेवलप हो रही है इसके लिए कंडीशंस फेवरेबल हैं, और कंडीशंस अगर फेवरेबल होंगी तो जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है इसकी वजह से डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। फेवरेबल कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, और जो पुराने ग्रासलैंड्स हैं या जो पुरानी ओल्डर कम्युनिटीज हैं अब उनकी जगह पे न्यूअर कम्युनिटीज आ रही हैं, ज्यादा बेहतर और मिच्योर कम्युनिटीज आ रही हैं, तो वहां पे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेगी।
और जब डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगी तो कॉम्प्लेक्स फूड वेव्स देखने को मिलेंगे। और कॉम्प्लेक्स फूड वेव्स अच्छी चीज है, हमने पढ़ा था फूड वेव्स के टाइम पे कि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेव होगी उतना बेहतर होगा किसी भी इकोसिस्टम के लिए, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के ज्यादा चांसेस होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड वेव्स में। और फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटीज देखने को मिलता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब होता है फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन। जो फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन होती है उसको बुलाया जाता है क्या? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी ये ज्यादा स्टेबल होगी, ये ज्यादा लंबे टाइम तक देखने को मिलेगी। दो तीन टर्म्स हैं। एक टर्म है पाइनियर कम्युनिटी, नाम से ही क्लियर है पाइनियर। पाइनियर कम्युनिटी का मतलब फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज एन एरिया। एक एरिया को कॉलोनाइज करने वाले जो सबसे पहले पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको पाइनियर कम्युनिटी बुलाया जाता है। सक्सेशन की जो फाइनल स्टेज होती है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बुलाया जाता है। और बीच में जो स्टेजेस देखने को मिलती हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको सक्सेशनल स्टेजेस बुलाया जाता है। वेरी सिंपल। जो पहले प्लांट्स होते हैं जो कि किसी बेयर एरिया को कॉलोनाइज करते हैं, जो कि किसी एरिया को कॉलोनाइज करते हैं, उनको बुलाया जाता है पाइनियर कम्युनिटी। जो फाइनल स्टेज होती है सक्सेशन की उसको बुलाया जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो स्टेजेस बीच में देखने को मिलती हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको सक्सेशनल स्टेजेस बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, समझने के लिए देख लेते हैं। अगर बात करें ये जो क्रैब ग्रास है ये बेसिकली एक तरीके से पाइनियर कम्युनिटी है। ये वो पहला पेड़ है जिसने किसी एरिया को ऑक्यूपाई किया, कॉलोनाइज किया। और ये जो लास्ट में हिकोरी देखने को मिल रहा है दिस इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, बिकॉज ये सबसे लास्ट में डेवलप हुआ, फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन है। और बीच में ये जितनी भी स्टेजेस देखने को मिल रही हैं ये सब क्या हैं? ये सब सक्सेशनल स्टेजेस हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है और इकोलॉजिकल सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी पिक्चर आपके दिमाग में सेट हुई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? जब प्लांट्स की और एनिमल्स की न्यूअर कम्युनिटीज जो हैं, नई कम्युनिटीज जो हैं, वो ओल्डर कम्युनिटीज को रिप्लेस करती हैं तो इसको क्या बुलाया जाता है? इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये कई तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है? ये जो प्राइमरी सक्सेशन होता है ये अकर होता है किसी नई साइट के ऊपर। ये जो प्राइमरी सक्सेशन होता है ये अकर होता है किसी अनइनहेबिटेटेड लैंड के ऊपर। ऐसी लैंड जिस पे अभी तक कोई भी कम्युनिटी नहीं देखने को मिल रही है, जिसको अभी तक किसी भी कम्युनिटी ने कॉलोनाइज नहीं किया है, ऐसे नए साइट पे जो सक्सेशन अकर होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको प्राइमरी सक्सेशन बुलाया जाता है। अच्छा, नई साइट आएगी कहां से? हो सकता है लैंड का मास मूवमेंट हुआ और इस मास मूवमेंट की वजह से हो सकता है कोई नया सरफेस क्रिएट हो गया। अब इस नए सरफेस के ऊपर जो सक्सेशन अकर होगा उसे क्या बुलाया जाएगा? उसे प्राइमरी सक्सेशन बुलाया जाएगा। या फिर हो सकता है कोई ग्लेशियर है वो रिट्रीट कर गया, कोई ग्लेशियर है वो पीछे की तरफ चला गया, तो जो सरफेस एक्सपोज हुआ, तो जो एरिया एक्सपोज हुआ, अब इस एरिया के ऊपर जो सक्सेशन देखने को मिलेगा उसे क्या बुलाया जाएगा? उसे प्राइमरी सक्सेशन बुलाया जाएगा। या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और इस वॉल्केनिक इरप्शन के कूल होने के बाद जो लावा फिल्ड लैंड फॉर्म हुई, इस लैंड के ऊपर जो सक्सेशन देखने को मिलेगा उसे क्या बुलाया जाएगा? उसे प्राइमरी सक्सेशन बुलाया जाएगा। कोई डेजर्ट एरिया है, कोई बेयर रॉक है, इसके ऊपर जो सक्सेशन देखने को मिलेगा, नए साइट्स के ऊपर जो सक्सेशन देखने को मिलता है
उसको क्या बुलाया जाता है, उसको प्राइमरी सक्सेशन बुलाया जाता है। और प्राइमरी सक्सेशन में क्या होगा, ये जो नई साइट है, ये जो नया एरिया है, इसको सबसे पहले कॉलोनाइज किया जाएगा बाय फ्यू पायनियर स्पीशीज। कुछ पायनियर स्पीशीज जो हैं वो इस नए एरिया को सबसे पहले कॉलोनाइज करेंगे। फ्यू पायनियर स्पीशीज जैसे माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे, लाइकन्स देखने को मिलेंगे, मॉशेस देखने को मिलेंगे। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे चौड़े पीरियड ऑफ टाइम के बाद में ये जो पायनियर स्पीशीज हैं, ये इस पर्टिकुलर एरिया की जो हैबिटेट कंडीशंस हैं उनको मॉडिफाई करने की शुरुआत करेंगी। धीरे धीरे जो हैबिटेट कंडीशंस हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी और अब ये जो नई कंडीशंस हैं ये एकदम एडुकेट होंगी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल ऑर्गेनिजम्स। और धीरे धीरे जो एडिशनल ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस एरिया में देखने को मिलेंगे, वो इस एरिया को ऑक्यूपाई करने की शुरुआत करेंगे। अच्छा, जैसे ही नए ऑर्गेनिजम्स, जैसे ही ये जो नए नए कम्युनिटीज हैं इनके डेवलपमेंट की शुरुआत होगी, वैसे ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो पायनियर स्पीशीज हैं, ये पायनियर स्पीशीज धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। और ये जो पायनियर स्पीशीज हैं जैसे जैसे ये खत्म होंगी, वैसे वैसे इन पायनियर स्पीशीज से ऑर्गेनिक मैटर के डेवलपमेंट की शुरुआत होगी। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोज होगा तो इस डीकंपोजिशन की वजह से ऑर्गेनिक एसिड्स जनरेट होंगी। ऑर्गेनिक एसिड्स के अलावा कई सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिलीज होंगे। और जब असेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे तो जो कंडीशंस हैं वो और ज्यादा फेवरेबल होंगी। और फिर अल्टीमेटली जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं या जो नए ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज हैं वो डेवलप होने लगेंगी इस एरिया के ऊपर। और जो पायनियर स्पीशीज थी वो धीरे धीरे वैनिश होने लग जाएंगी। देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। हो क्या रहा है, कोई एरिया है जो कि अनइनहेबिटेड है, जिस पे कोई नहीं रह रहा है। सबसे पहले इसको कॉलोनाइज किया जाएगा बाय फ्यू पायनियर स्पीशीज। ये जो पायनियर स्पीशीज हैं ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर एरिया को मॉडिफाई करने की शुरुआत करेंगे, इस हैबिटेट की कंडीशंस को मॉडिफाई करने की शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे हैबिटेट कंडीशंस मॉडिफाई होंगी वैसे वैसे जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं, जो न्यूअर कम्युनिटीज हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनती जाएंगी। ये जो पायनियर स्पीशीज हैं इनके डेथ होने की शुरुआत हो जाएगी, इनके डिके होने की शुरुआत हो जाएगी। और इस डेथ एंड डिके से ऑर्गेनिक मैटर बनने की शुरुआत हो जाएगी। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिकम्पोज होगा और इस डिकम्पोजिशन की वजह से बहुत सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिलीज होंगे। और जब ये असेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाएंगे तो कंडीशंस जो हैं वो और ज्यादा फेवरेबल हो जाएंगी फॉर द न्यू ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज। और धीरे धीरे जो नई ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज हैं वो डेवलप होने लग जाएंगी और जो पायनियर स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या है, ऐसा सक्सेशन जो कि नई साइट के ऊपर अकर होता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये अकर होता है वहां पे जहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है किसी भी रीजन की वजह से। बेसिकली सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई एरिया है और यहाँ पे कोई प्लांट कम्युनिटी है जो कि फ्लरिश कर रही थी, लेकिन ये जो प्लांट कम्युनिटी है ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, ये फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन थी। अब किसी भी रीजन की वजह से ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ये डिस्टर्ब हो गई, ये खत्म हो गई, तो इस एरिया में अब जो सक्सेशन अकर होगा उसे क्या बुलाया जाएगा, उसे सेकेंडरी सक्सेशन बुलाया जाएगा। बेसिकली ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये अकर होता है ऐसे हैबिटेट में जहां पे लाइफ पहले से देखने को मिलती थी। अब सवाल आता है कि ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ये खत्म कैसे हो सकती है, ये डिस्टर्ब कैसे हो सकती है। इस डिसरप्शन के पीछे या तो नेचुरल कॉज रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो गया या कोई फायर आ गई या कोई कैलेमिटी अर्थक्वेक वगैरह आ गया, कोई फ्लड वगैरह आ गई, तो एक तो नेचुरल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया तो हो सकता है इसकी वजह से ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ये पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। तो इस डिसरप्शन के पीछे
इस डिस्टर्बेंस के पीछे नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। अच्छा, ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ये तो खत्म हो गई। अब जो लैंड बची उस लैंड पे सबसे पहले स्पीशीज जो हैं वो डेवलप होने की शुरुआत करेंगे, और वो जो स्पीशीज डेवलप होने की शुरुआत करेंगे आमतौर पे वो ग्रास होती है। पहले लंबा चौड़ा फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट खत्म हो गया, अब जो अबेंडेंड लैंड है उसके ऊपर सबसे पहले ग्रास की, घास की कुछ स्पीशीज जो हैं वो डेवलप होने की शुरुआत करेंगी। और ये जो घास होगी ये डेवलप हो रही है बेयर लैंड के ऊपर, ये डेवलप हो रही है सन बेक्ड सॉइल के ऊपर। तो ये जो घास की स्पीशीज होंगी ये एकदम हार्ड स्पीशीज होंगी, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि टॉल ग्रासेस इस एरिया में देखने को मिलेंगी, जो हर्बेकियस प्लांट्स हैं वो इस एरिया में देखने को मिलेंगे, और ये चलता रहेगा कई सालों तक। कई सालों तक टॉल ग्रासेस वगैरह वो इस एरिया में देखने को मिलेंगी अलोंग विद सम स्पीशीज, जैसे यहाँ पे चूहे हो सकते हैं देखने को मिले, यहाँ पे इंसेक्ट्स देखने को मिले, यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिले। लेकिन ये छोटे छोटे स्पीशीज जो हैं वो इस एरिया को कई सालों तक ऑक्यूपाई करके रखेंगे, कॉलोनाइज करके रखेंगे। इवेंचुअली धीरे धीरे कंडीशंस डेवलप होने लगेंगी और कुछ ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलने लगेंगे, कुछ ट्रीज यहाँ पे बनने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे पूरी की पूरी एक फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। बेसिकली सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, ऐसा एरिया जहां पे पहले लाइफ देखने को मिलती थी, ऐसा एरिया जहां पे पहले क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने को मिलती थी, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसी भी रीजन की वजह से खत्म हो गई। अब इस एरिया में जो सक्सेशन अकर होगा उसको क्या बुलाया जाता है, उसको सेकेंडरी सक्सेशन बुलाया जाता है। बेसिकली ये जो प्राइमरी सक्सेशन है और ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो प्राइमरी सक्सेशन है ये कंप्लीटली न्यू साइट के ऊपर अकर होता है। ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये पहले से डेवलप्ड सॉइल और पहले से डेवलप्ड साइट के ऊपर अकर होता है। अब कोई पूछे कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन इन दोनों में फास्टर रेट पे कौन सा अकर होगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये फास्टर रेट पे अकर होगा, बिकॉज इसके पास में पहले से डेवलप्ड सॉइल है, इसके पास में पहले से कुछ हद तक न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके पास में पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड साइट है। तो ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये प्राइमरी सक्सेशन के कंपैरिजन में थोड़ा फास्टर रेट पे अकर होता है। सिंपल और इजी सी बात है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, इसके अलावा दो तीन टर्म्स और हैं। एक होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है, when the succession is caused by living inhabitants of that community। देखो ये कोई एरिया है, इस एरिया में ए बी सी कम्युनिटीज देखने को मिल रही हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटीज देखने को मिल रही हैं उनमें से ही किसी कम्युनिटी की वजह से सक्सेशन अकर हुआ, तो उसको क्या बुलाते हैं, ऑटोजेनिक सक्सेशन। कि भाई खुद से ही उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जो कम्युनिटी प्रेजेंट थी उसी की वजह से ही सक्सेशन देखने को मिला, तो उसको क्या बुलाएंगे, ऑटोजेनिक सक्सेशन बुलाएंगे। दूसरा होता है एलोजेनिक सक्सेशन, when the changes are caused by outside forces and periodic disturbances like volcanoes, like forest fires। देखो जब खुद से ही कम्युनिटी के अंदर ही कोई कम्युनिटी प्रेजेंट है और उसकी वजह से सक्सेशन देखने को मिला, तो उसको क्या बुलाते हैं, उसको ऑटोजेनिक सक्सेशन बुलाते हैं। लेकिन जब सक्सेशन आउटसाइड फोर्सेस की वजह से अकर होता है तो उसको क्या बुलाते हैं, उसको एलोजेनिक सक्सेशन बुलाते हैं। फिर एक होता है ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। जब ऑटोट्रॉप्स की वजह से, जब ग्रीन प्लांट्स की वजह से सक्सेशन अकर होता है तो उसको क्या बुलाते हैं, उसको ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन बुलाते हैं। और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। जब हेट्रोट्रॉप्स की वजह से सक्सेशन अकर होता है तो इसको क्या बुलाते हैं, इसको हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन बुलाते हैं। और ये जो सक्सेशन देखने को मिलता है इन जनरल, ये सक्सेशन ज्यादा रैपिडली अकर होता है इन द रीजन्स लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट्स। लार्ज कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में जो एरियाज होते हैं वहां पे सक्सेशन जो है
वो ज्यादा रैपिड रेट पे अकर होता है। क्यों? बिकॉज इनके इर्द गिर्द लंबा चौड़ा कॉन्टिनेंटल एरिया है, और कॉन्टिनेंटल एरिया है तो यहाँ पे कोई ना कोई कम्युनिटी देखने को मिलती होगी। तो होगा क्या कि ये जो लंबा चौड़ा कॉन्टिनेंटल एरिया है, इस एरिया से विंड के थ्रू या फिर वेरियस मीन्स के थ्रू जो सीड्स हैं, जो और कम्युनिटीज का इंपैक्ट है, वो इस एरिया तक रीच आउट करेगा, और इसकी वजह से जो ये एरिया है यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो ज्यादा रैपिड रेट पे देखने को मिलेगा। देखो, इसमें तो बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑटोजेनिक, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटीज रह रही हैं उनमें से ही किसी कम्युनिटी की वजह से अगर सक्सेशन अकर हो रहा है तो उसको बोल देंगे ऑटोजेनिक। एलोजेनिक, जब आउटसाइड फोर्सेस की वजह से सक्सेशन देखने को मिल रहा है तो उसको बोल देंगे एलोजेनिक। ऑटोट्रॉपिक, जब ऑटोट्रॉप्स की वजह से सक्सेशन अकर होता है तो उसको बोल देते हैं ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक, जब हेट्रोट्रॉप्स की वजह से सक्सेशन अकर होता है तो उसको बोल देते हैं हेट्रोट्रॉपिक। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। इसके साथ इकोलॉजिकल सक्सेशन और ये चैप्टर इकोलॉजिकल फंक्शन खत्म हो गया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।